हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये वही मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा 2019 में अपने स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया था। अब ये सेट 1 देख सकते हैं यहाँ पर है और इसके अंदर टोटल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि दोनों ही मीडियम में है। तो शुरुआत से अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम देखेंगे ये टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए के अंदर हम लोग सांख्यिकी का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ये सांख्यिकी का नहीं है, ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ये गलती से सेटअप हो गया होगा उस टाइम, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी के अंदर हम लोग भारतीय आर्थिक विकास या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स का सवाल मिलेगा, यानी कि सांख्यिकी का जो है प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में जनगणना की जाती है, यानी कि सेंसस इज कंडक्टेड एवरी, यहाँ पर क्या कह रहा है, ईयर्स इन इंडिया। मतलब अब बताइए कि भारत के अंदर में प्रत्येक कितने वर्षों में जनगणना की जाती है। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक 10 वर्षों में भारत के अंदर जनसंख्या गणना किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि वर्ष 1951 में जो है ना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की गई थी। कब? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की गई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माध्यिका आंकड़ों को या फिर समंकों को खाली स्थान बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू यहाँ पर इक्वल क्लासेस। मतलब कि क्या होगा बताइए, खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पर क्या होगा कि मीडियन क्या करता है ना, ये 2 भागों में आंकड़ों को बांट देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा पहला आपका। ठीक है, ऑप्शन ए कि माध्यिका क्या करता है, माध्यिका आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि मीडियन डिवाइड करता है डेटा को इनटू 2 इक्वल क्लासेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, मतलब कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नॉन एज। तो वो व्यक्ति बताइए जो आंकड़ा संग्रह करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गणनाकार कहते हैं, इन्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 70 से 80 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 70 से 80 दिया हुआ है एक वर्ग। इसका कह रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात करें, मतलब कि कैलकुलेट मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल 70 to 80। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग को समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको फॉर्मूला बताते हैं और कैलकुलेट करके भी बताते हैं। देखो यहाँ पर जो 70 दिया हुआ है वो क्या है, लोअर लिमिट है, यानी कि निम्न सीमा है। और जो 80 है वो क्या है, अपर लिमिट है, यानी कि ऊपरी सीमा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का औसत निकालते हैं, वही होता है हमारा मध्य बिंदु। मतलब मध्य बिंदु को यहाँ पर लिखा जाता है m से, स्मॉल m लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, L1 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पर L2, और क्या करेंगे इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें औसत निकालना है इन दोनों का, वर्ग दिया हुआ है। तो L1 का मतलब लोअर लिमिट, यानी कि उसके जगह पर लिख देंगे हम 70, और L2 का मतलब कितना है यहाँ पर 80। तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए। तो यहाँ पर L1 का मतलब है 70 और L2 का मतलब है 80। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 70 और 80 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ये 150, और 150 को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 75। तो कहाँ है 75, ऑप्शन बी में है, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका ये होता है, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का क्या होता है, ये औसत होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 5वां कह रहा है कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को खाली स्थान कहते हैं। मतलब कि डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आर नॉन एज, यानी कि मान लो कि हम पहली बार किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए गए हुए हैं, तो वो डेटा पहले से उस पर काम नहीं हुआ है, अब हम कलेक्ट करने के लिए गए हैं उस डेटा को, तो वो हमारा प्राइमरी जो है वो डेटा कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा। लेकिन हमारे द्वारा तैयार किया गया आंकड़ा फिर अगर कोई व्यक्ति जो वो इस्तेमाल करता है अपने दूसरे किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो वो फिर सेकेंडरी डेटा हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा इस तरह का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या हम 6 पर बात करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक जो है ज्ञात करें। मतलब कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज
फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उसमें क्या है, संख्या देखो तो यहाँ पर 24 है, ठीक है, फिर 30 है, फिर 64, 50, 34 और 72। तो ये सब जितनी भी संख्याएं दी हुई है, यहाँ से क्या निकालना, आपको विस्तार गुणांक निकालना है। तो विस्तार निकालने का तरीका क्या होता है, तभी आप विस्तार गुणांक निकाल पाएंगे। तो विस्तार जो है निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको यहाँ पर एक वाइट पेज ले लेते हैं, फिर हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिएगा विस्तार निकालने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले देखो विस्तार निकालने का सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे विस्तार को अंग्रेजी में रेंज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, RANGE, रेंज। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है L-S। अब ये L का मतलब क्या है, L का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू और S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहली बात आपको मैंने विस्तार बताया, अभी विस्तार गुणांक नहीं बताया है, ध्यान दीजिएगा, हम दोनों चीज़ें आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ था वो हम एक बार जो है देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेटा मुझे याद नहीं है कौन कौन सा संख्या था। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं उन संख्याओं को। अच्छा 24, 30, 64, 50, 34, 72, ठीक है, अब याद रह जाएगा मुझे, अब याद रह जाएगा। देखिए पहली जो है ना बात क्या है, आपको सारी संख्याओं को यहाँ पर सजा करके ले लेना है जिससे कि आप काम को आसानी से कर सकें। तो सारी संख्याओं को हम x मान लेते हैं और इसमें से जो सबसे छोटा मुझे संख्या दिखा था वो था 24। 24 के बाद मुझे जो है एक संख्या दिखा था 30, तो हम 30 कर लेते हैं। 30 के बाद शायद 34 भी था, हाँ 34 भी था, याद आ रहा है मुझे। 34 के बाद जो है एक संख्या था शायद 50 के हाँ 50 था, ठीक है। और 50 के बाद जो संख्या था एक 64 और 64 के बाद शायद एक 72 था, इतना ही तो संख्या थी, 24, 30, हाँ इतना ही संख्या था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से सबसे छोटा संख्या कौन है, 24 है। तो ये क्या माना जाएगा आपका, 24 क्या हो जाएगा आपका, S हो जाएगा। S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कौन सा है, 72 है। तो 72 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 72 को बोलेंगे L, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे अधिकतम मूल्य। तो हमारा विस्तार निकल जाएगा यहाँ से। तो आप इसको कैलकुलेट कर डालो। यहाँ पर देखो L के जगह पर हमें कितना रखना है, 72, और यहाँ पर S के जगह पर कितना रखना है, 24। तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 में से 4 घटाओगे नहीं ना, तो 12 में से कर दो, यहाँ पर 12 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच गया, 6 में से 2 तो कितना बचेगा आपका 4, यानी कि 72 में से 24 घटाने पर आपका आया 48। ये तो हो गया विस्तार। अब ध्यान से सुनिए विस्तार गुणांक कैसे निकलता है, तो हम यहाँ पर उसका भी सूत्र लिख देते हैं जिससे कि आपको आगे भी कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं विस्तार गुणांक, विस्तार गुणांक यहाँ पर लिख दिए हमने, विस्तार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और इसको निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है L-S और डिवाइडेड बाय यहाँ पर करेंगे आप L+S, ठीक है। इस तरीके से आपका सूत्र ये लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना, आप ध्यान दीजिएगा, L-S तो आपने कैलकुलेट कर लिया जो कि 48 आया था, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो 48, ठीक है। और नीचे जो है दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर L का मतलब है 72 और S का मतलब कितना है 24, तो ऊपर में जो है वो 48 आया है और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 4 2 6, 96 आ जाएगा ना, 96 आ जाएगा। तो ये क्रॉस करिए, 48 एकम 48 और 48 जो ना 96, तो यहाँ पर आ गया है कितना, ये 1 से कट गया 1 2 से, मतलब कि 0.5 आ गया, ठीक है, 0.5 आ गया। तो यहाँ पर विस्तार गुणांक आपको पता चल गया कि किस ढंग से कैलकुलेट किया जाता है, और विस्तार भी हमने बता दिया साथ साथ में, जिससे कि ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, एक बार देख लो आप, सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 0.5 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन संख्या 7वां क्या कह रहा है कि समांतर माध्य का सूत्र है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन एज। देखो समांतर माध्य या फिर अंक गणितीय माध्य हम लोग कैसे जानते हैं, तो इसको निकालने का साधारण सूत्र यहाँ पर कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये डेटा हम लोग कहाँ, इस फॉर्मूले को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में, जहाँ पर कुछ मान लो कि संख्याएं यहाँ पर दिया रहता है, x का मतलब मान लो 10 है, 20 है, 30 है,
ठीक है। इस प्रकार से कुछ संख्याएं दी हुई रहती है, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिग्मा एक्स निकालते हैं, यानी कि सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लो 30 और 10 40 और 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, तो हमने जोड़ दिया 60 हो गया, ठीक है। ये तो मैंने निकाल लिया सिग्मा एक्स। अब हमें जब एक्स बार निकालना होगा, एक्स बार का मतलब माध्य, जो कि यहाँ पर कह रहा है अंक गणितीय माध्य या फिर समांतर माध्य, उसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स बार से लिखते हैं, क्लियर है ना। तो एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला देखो यहाँ पर है, हमने बताया आपको सिग्मा एक्स करना होता है डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर जो है सिग्मा एक्स का मतलब कितना है 60 और एन का मतलब कितना है, तो इन नंबर्स को जो काउंट करो, 1 2 और 1 3, तो 3 से यहाँ पर आने की भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 60 को 3 से भाग करोगे तो 20 आ जाएगा। तो इसलिए माध्य हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहीं पर है, देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर में हम लोग जानते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब आता है। तो यहाँ पर बहुलक का तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है, ठीक है। बाकी ये सब जो है ना डिस्पर्सन में हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9वें क्वेश्चन में तो कह रहा है क्या कि सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, है ना। सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिस्टिक्स के जो फादर कहे जाते हैं वो कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग कहते हैं यहाँ पर गॉडफ्राइड अकेनवाल को। ध्यान रखिएगा, अकेनवाल से ध्यान रखना कि सांख्यिकी क्या करता है, आंकने का काम करता है। तो आंकते हैं हम लोग किसमें, सांख्यिकी में। तो आकेनवाल, यहाँ से आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि आकेनवाल जो है वो गॉडफ्राइड अकेनवाल ही क्या है, सांख्यिकी के जनक हैं, सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के जनक यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ और सांख्यिकी के जनक हैं गॉडफ्राइड अकेनवाल, क्लियर है। चलो आगे देखें, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 10वां कह रहा है दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखो कह रहा है कि एक डायग्राम है, ठीक है। अ डायग्राम दैट शोज, जो दिखलाता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड। तो दो चरों के बीच में जो संबंध दिखाता है ना, उस चित्र को हम लोग कहते हैं स्केटर डायग्राम, यानी कि विक्षेप चित्र कहते हैं, ठीक है, विक्षेप चित्र कहते हैं। इसके बारे में ना बहुत सारे जो है जानकारी आपको हम एक अलग सी वीडियो में दे देंगे, जहाँ से आपको हम कोरिलेशन वगैरह डिटेल में समझा देंगे, क्योंकि ये कोरिलेशन का ही जो है ना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, है ना, पार्शियल कोरिलेशन, ये सब चीज़ें जो है आपको समझा देंगे हम अलग से। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 11 क्या कह रहा है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, यानी कि हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन अ ग्राफ पेपर। बताइए कितने सारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, आपको एक सिंपल हम दिखा देते हैं, देखो फोटो लगा देते हैं यहाँ पर, देखो इस तरह का जो आप देख पा रहे हैं ग्राफ, यही दरअसल क्या बता रहा है, यहाँ पर 4 जो है ना क्या बने हुए, क्वाड्रेंट्स बने हुए, आप देख सकते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ पेपर पर टोटल कितने आपको दिख गए, 4 क्वाड्रेंट्स दिख गए, ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी डायग्राम को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन संख्या 12वें में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक या फिर सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। मतलब कि द फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स इज। देखो हम लोग जो यहाँ पर निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स नंबर को आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जिसमें प्राइस वाला बात किया गया होगा। तो प्राइस वाला बात तो इसमें किया गया है, बाकी ये तो आपका जो वो क्या कहते हैं, खंडित श्रेणी से जो है वो माध्य निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फिर जो है वो ये तो जो है ना रैंक डिफरेंस मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है इस पर तो मैंने अभी बात किया ही था, ये समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक या फिर सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। पहला जवाब बिल्कुल सही है। और ये फॉर्मूला किसका है ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला है लेस्पेयर का, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, लेस्पेयर का फॉर्मूला है, LAS लिखाएगा, PE है ना, PEYRE
है ना। लेस्पेयर का फॉर्मूला सूत्र है, ये ध्यान रखना, जहाँ पर ये मात्रा के रूप में ना Q0 और Q0 यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, ये लेस्पेयर का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर है क्वेश्चन, देख लेते हैं यहीं से। क्वेश्चन संख्या 13 में क्या कह रहा है कि श्रेणी का n/4वां पद है, यानी कि द n/4th आइटम ऑफ अ सीरीज इज। तो इसको क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थक कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। देखो क्वार्टाइल का दो आपको जो है ना चीज़ें जानना होगा। सबसे पहले क्या कि क्वार्टाइल क्या करता है, आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटता है, माध्यिका की तरह ही है, माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटता है। और चूंकि क्वार्टाइल की हम बात कर रहे हैं, चतुर्थक की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टाइल जो है 4 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं n/4 यूज किया गया है। लेकिन ये जो n/4 सूत्र है ये कहाँ पर केवल यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा सतत श्रेणी में। सतत श्रेणी का मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है Q1 निकालने के लिए, यानी कि प्रथम चतुर्थक निकालने के लिए या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाया जाता है n/4th आइटम करके, ठीक है। लेकिन अगर Q3 निकालना हो तो Q3 निकालने का सूत्र क्या होता है, केवल यही वाला जो सूत्र है इसको 3 से गुना कर देते हैं। मतलब कि आप लिख लीजिए यहाँ पर n/4th आइटम, और इसे हम क्या कर रहे हैं, केवल 3 से मल्टीपल कर दिए, तो Q3 ऐसे ही निकलता है। Q2 निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि Q2 को हम लोग बोलते हैं मीडियन। Q2 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो Q2 होता है ना ये मीडियन ही होता है, मीडियन। तो यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता क्वार्टाइल में, केवल Q1 और Q3 कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाएँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, मतलब कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम, है ना, टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। देखो जब टोटल में से एक छोटा सा अंश की हम लोग बात करते हैं तो वो सेंसस कहलाता है, सॉरी वो हमारा जो है वो क्या कहलाता है, निदर्श कहलाता है, यानी कि प्रतिदर्श कहलाता है या फिर सैंपल कहलाता है, ठीक है। सेंसस का मतलब होता है टोटल, समूह की बात करते हैं, कुल यानी कि, तो सेंसस की बात होती है तो इसका मतलब कुल यानी कि जनसंख्या जिसको बोला जाता है। लेकिन सैंपल का मतलब होता है नमूना। जैसे कि मान लो कि हम कोई जो है ना चावल खरीदने के लिए गए हुए हैं मार्केट, ठीक है। हम मार्केट पहुंचे और एक बोरी है, मान लो ये, इस बोरी में ना चावल पूरा रखा हुआ है, ठीक है, पूरा बोरी जो है वो फुल है, चावल से भरा हुआ है। अब हमें ये बोरी जो है वो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमें जो है चावल पसंद आ गया, हम देखना चाहते हैं इसका जो है दानेदार यानी कि वो दाना वगैरह इसका कैसा है ना, साइज़ क्या है, ज़्यादा मोटा है या पतला जो वो दाना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्या पूरी जो है बोरी ज़मीन पर उड़ेल देंगे और कहेंगे अंकल हम तो एक एक दाना देखेंगे कि सब दाना फ्रेश है कि नहीं है ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कहेंगे बाबू यहाँ से जो है ना थोड़ा सा आपको हम चावल निकाल के दे देते हैं और हाथ में आप ये चावल देख लो ले करके, ठीक है, फ्रेश लगे तो हमको बताओ, जैसा मन बुझाए। मतलब कि ये पूरी बोरी में से हम थोड़ा सा ले रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, तो यही जो बाहर निकाला हुआ अमाउंट है हमारा, ये सैंपल कहलाता है, नमूना कहलाता है। और पूरा जो बोरी में भरा हुआ है इसको हम सेंसस बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह स्टैटिस्टिक्स में ऐसा ध्यान रखना है। चलिए आगे जाते हैं। आगे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, देखो आगे हमारे ऑप्शन में क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है, यानी कि विच ऑफ दिस वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चर, वेट, केवल हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनमें से कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, ऑप्शन सी। चूंकि देखो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग जब बात करते हैं, खंडित श्रेणी में बात करते हैं, तो इसमें जो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लेबर्स, इस तरह की चीज़ें नोट की जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स होने के साथ साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी नोट किया जाता है, उसकी आवृत्ति भी लिखी जाती है। एक हमारा जो है वो एक्स रहता है और दूसरा एफ। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर छात्रों का जो है ना हाइट दे दिया, हाइट या फिर वेट कुछ भी ऐसा, और कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं। मान लो कि यहाँ पर 60 सेंटीमीटर वाला जो स्टूडेंट है, वैसे छात्रों की संख्या एक स्कूल में मान लो 10 लोग हैं। इसी प्रकार से मान लो कि 52 सेंटीमीटर का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर मान करके चलते हैं कि हम 3 स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार से अलग अलग हाइट के जो है वो यहाँ पर नंबर्स में होंगे, संख्या में होंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहलाएगा हमारा यहाँ पर खंडित श्रेणी का एक चर कहलाएगा, यानी कि वेरिएबल कहलाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 देख लीजिए। 16वें में क्या कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा को प्रस्तुत किया था, मतलब हु गेव द
वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसा दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो एक किताब लिख चुके हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब को ध्यान रखिएगा, किताब का नाम हम लिख दे रहे हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब जो है ना, इसी किताब में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि भाई जो अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण से संबंधित है। मतलब मानव के कल्याण का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं कि किस प्रकार से मानव की भलाई हो सकती है। ठीक है, ये कहना था अल्फ्रेड मार्शल का। और ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहाँ पर डेफिनेशन दिया था? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो किताब है ये 1890 में प्रकाशित हुआ था। और एडम स्मिथ जो है ना, ये कहते थे अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, मतलब धन संबंधी परिभाषा अगर कहा जाएगा तो एडम स्मिथ ने दिया था। लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल हैं ये मानव कल्याण से संबंधित विचार देते हैं, तो कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था मार्शल ने। ठीक है, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन संख्या 17। 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि तथ्यों को उनकी, यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखो, थोड़ा सा रुकना, हाँ, समानता के आधार पर, है ना। मतलब कि तथ्यों को समानता के आधार पर, उनकी जो है विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको क्रमबद्ध करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि हम जो है ना एक डेटा को समझ पा रहे हैं, मान लो कोई संख्या दिया हुआ है और उसकी समानता और उसकी विशेषता के आधार पर अगर हम उसको सजा रहे हैं या फिर अरेंज कर रहे हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर कहलाती है वर्गीकरण। देखते हो लाइब्रेरी में कैसे किताबें सजा करके रखी जाती, मोटी किताबें एक जगह, चौड़ी किताबें एक जगह, पतली किताबें एक जगह, जिससे कि किताब बिल्कुल सुरक्षित रहे, फटे नहीं तो पता चला कि मोटी किताबों के नीचे जो है पतली किताबें दबा दिया आपने और फिर आप पतली किताबें नीचे से खींच रहे हो, तो ऐसे में फटने की संभावना होती है। सो हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस बोल रहा है, रिसेम्बलेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि यहाँ पर हम उनकी समानता या फिर उनकी हम गुण या फिर विशेषता के आधार पर अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर रहे हैं या फिर जो है उसको क्रमबद्ध कर रहे हैं तो ये कहलाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 18 पर। 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। मतलब कि कह रहा है कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरीज आर, मतलब कि बताइए एक प्रश्नावली कैसा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि जब तक हम प्रश्न को सिंपल नहीं रखेंगे तो हमें उत्तर भी अच्छे ढंग से नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रश्न को बिल्कुल साधारण रखना चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी बात, प्रश्नों का जो है ना उचित क्रम होना चाहिए। क्रम होना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो मान लो कि किसी क्वेश्चन में होता है ना कि एक क्वेश्चन के साथ में दूसरा क्वेश्चन भी अटैच रहता है। जैसे मान लो कि कह दिए कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, तालिका एवं रेखा चित्र सहित वर्णन करिए। तो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन हमने अटैच किया। एक तो मैंने कहा उपयोगिता क्या है, दूसरा हमने क्या कह दिया कि उपयोगिता के प्रकार कितने हैं, और तीसरा हमने कहा कि तालिका और रेखा चित्र की मदद से बताइए। तो यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन का बिल्कुल जो क्रम है वो मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से रखा है। तो प्रश्नों का उचित क्रम होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर ऑर्डर में अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो सामने वाले व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे उस चीज को और फिर आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। ठीक है, अगली बात क्या है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या सीमित रखनी है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक साथ में 3 क्वेश्चन अटैच कर दिया। मैंने कहा उपयोगिता क्या है, उपयोगिता के कितने प्रकार हैं, और तालिका रेखा चित्र से वर्णन करिए। अब ऐसा नहीं कि एक साथ में कई सारे क्वेश्चन जो आपने घुसेड़ दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में कर देंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति के लिए और फिर आपको वही चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरलता भी होनी चाहिए क्वेश्चन में, और प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, और प्रश्नों की संख्या बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका सभी के सभी गुण होते हैं प्रश्नावली के, श्रेष्ठ प्रश्नावली के। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन संख्या 19 कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण 2 पदों के विचरण का माप है। ये तो बाउले ने दिया था, कहाँ ऑप्शन बी में है। यानी कि अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। ऐसा किसने कहा था कि डिस्पर्सन क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स। मतलब अपकिरण
पदों के विचरण का माप है, ऐसा कहा था बाउले ने। ध्यान रखना बाउले का नाम यहाँ पे। आगे जाते हैं, क्वेश्चन संख्या हमारा कौन सा है? क्वेश्चन संख्या आ चुके हैं हम यहाँ 20 पर, ठीक है। और क्वेश्चन संख्या देखो 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें, मतलब फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखो यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये हम x बोलेंगे इसको, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पर हम इसको f बोलेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें जो यानी कि m निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम बीच में ही यहाँ पर समझने के लिए निकाल देते हैं, यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं ना। स्मॉल m का मतलब हमने आपको समझा दिया था, मिड वैल्यू होता है, जो कि L1 + L2/2 करते हैं। तो दोनों को जोड़िए, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 5। ध्यान रखना है, इस 2 से भाग नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि इन दोनों का औसत निकाल रहे हैं। 0 और 10 को जोड़ रहे हैं और 2 से भाग कर दे रहे हैं, तो 5 आ गया। यहाँ पर देखो 10 और 20 30 हो जाता है, और 30 को क्या करेंगे फिर हम 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। आगे इसी ढंग से आपको क्या करना है, 20 और 30 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 20 और 30 हो गया 50, 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने m निकाल लिया है। अब हमें f भी दिया हुआ है, तो अब हमें काम क्या करना होता है, यहाँ पर नहीं बन पाएगा लगता है। एक काम करते हैं हम आपको जो है ना, एक पेज में ऐड करके बता देते हैं। यहाँ पर रुको, हमें क्या था दिया हुआ, x दिया हुआ था ना, और x की संख्या क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा, फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, x की संख्या यहाँ पर हमने माना था, क्लास इंटरवल आने की था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। और यह है 2, 3, 5, ठीक है, याद रह जाएगा अब हमको। यहाँ पर क्या क्या कह रहा था, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो हम इसको x नहीं बल्कि CI भी बोल सकते हैं, ठीक है, और x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब हमें जो है CI कितना लेना है, 0 से कितना था 10, 10 से कितना था 20, इसी ढंग से 20 से कितना था 30, और फिर 30 से कितना था, आगे नहीं था ना, चलो। और यहाँ पर f दिया हुआ था ना, f कितना था 2, 3 और 5 था, 2, 3 और 5। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको स्मॉल m कैलकुलेट कर लेना है, जहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं L1 + L2 बाई क्या होता है 2। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा कितना, 10 और 20 30 हो गया, 30 को 2 से भाग देंगे 15, यहाँ पर 20 और 30 हो गया 50, 50 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है f × m, यानी कि f और m दोनों को गुना कर देना है। तो 2 और 5 को गुना करिए, कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 5, आप जोड़ लीजिए, ठीक है, गुना करना है, 25 को 5 से गुना कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 25 के 5, ठीक है, बाकी में 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, है ना, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो गया, यानी कि 125 आ जा रहा है। 125 हमने कर दिया इस प्रकार से। अब हमें क्या करने हैं, यहाँ पर FM को जोड़ लेना है, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा F × M, ठीक है। सिग्मा F × M क्यों करेंगे, तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर 5 और 5 10, यानी कि 0 इकाई स्थान पर, फिर 1 और 4 5, 5 और 2, ठीक है 7, 7 और 1 बाकी जो था सो 8, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर बच रहा है आपका 1 केवल, यानी कि 180 हो गया। अब ध्यान से देखिए, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करेंगे हम बच्चों की तरह, क्योंकि समझना और समझाना मुख्य मकसद होता है ना, वीडियो तैयार करने का। देखो सिग्मा हमने x बार हमने निकाल दिया, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा F × M, और नीचे में फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा सिग्मा F। तो आप देखिए यहाँ पर सिग्मा F × M कितना है 180 है, और सिग्मा F का मतलब यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। F को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 2 और 3 5, और यहाँ 5 10 हो जा रहा है। तो आप इसको जो है 10 से भाग कर दो,
तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 था ऑप्शन में या नहीं था, एक बार देख लीजिए। कैलकुलेट तो हमने कर दिया है, हाँ ऑप्शन तो दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पर जो, वो है आपका 18, तो बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन संख्या आ चुके हैं 21 में। अब 21वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों पर विचार किया जाता है तो ऐसे वर्ग क्या कहलाता है, यानी कि व्हेन बोथ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पर बात करते हैं हम लोग, दोनों को कंसीडर करते हैं, सच क्लासेस आर कॉल्ड। तो इस तरह के जो वर्ग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो समावेशी वर्ग कहलाते हैं ना, इंक्लूसिव सीरीज कहलाते हैं, चूंकि दोनों पर हम विचार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो है सवाल क्या पूछ दिया है, क्वेश्चन संख्या 22। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसको यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि बहुलक यानी कि z जो है वो 16 दिया हुआ है और उसी तरीके से समांतर माध्य जो है वो 20 दिया हुआ है, जिसको हम x बार कहते हैं, तो मध्य का जो है वो क्या होगा, मतलब कि इफ मोड दिया हुआ है 16, अर्थमेटिक मीन जो है वो दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर फाइंड करिए कि मीडियन कितना होगा। तो इसके लिए ना एक सूत्र ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला से ध्यान देना। वैसे तो फॉर्मूला ऐसे होता है, हम लोग लिखते हैं 3 मीडियन, क्या लिखते हैं 3 मीडियन, यानी कि माध्यका को 3 से गुना किया जा रहा है, इक्वल होता है यहाँ पर क्या, मोड यानी कि बहुलक। ठीक है, बहुलक के साथ में 2 से गुना कर लिया जाता है मीन को। ठीक है, यानी कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 यहाँ पर मीन, ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन इसको अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारा कैसे हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर 3 तो कोफिशिएंट के टर्म में है, गुना में है, यहाँ पर मीडियन के साथ इसको भागा में कर दीजिए, तो हमारे पास एक नया सूत्र जो है वो देखने को इस प्रकार से लगेगा। कैसे, मीडियन बराबर आ जाएगा हमारा कितना, मोड यानी कि बहुलक जो z था वो वाला है ना, और इसको क्या करना है 2 मीन, जैसे था वैसे ही रहने दीजिए, और भाग में चला आएगा यहाँ पर 3। अब आपको मालूम होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मोड कितना दिया हुआ था 16 ना, ठीक है 16 दिया हुआ था, याद है मुझे 16 है, और यहाँ पर मीन दिया हुआ था 20, तो 2 से गुना करना पड़ेगा 20 को। ठीक है, मतलब कि ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से भागा भी कर देना है, तो यहाँ पर 16 है, प्लस में यहाँ पर गुना करो तो 2 को यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 3 से भाग भी कर देना है इसको, तो 40 और यहाँ पर कितना हो गया 16, मतलब कि 56 हो जाएगा ना। 56 को कितने से भाग करना है भाई, 3 से भाग करना है, तो 56 को 3 से भाग करना है तो 18, यहाँ पर कितना आते रहेगा 18, कुछ आते रहेगा 18 दशमलव, देख लेना जो भी होगा आंसर, शायद 18.6 आएगा। ठीक है, हाँ 6 ही आएगा। देखिए यहाँ पे तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रुकिए, हाँ दिया हुआ है बिल्कुल, ऑप्शन पहले में दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर पहला में ही दिया हुआ 18.6। मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका आपको बता दिया है, आप उस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और भी कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 23 क्या कह रहा है कि निर्देशांक के प्रकार हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर, तो इंडेक्स नंबर के ना ये सब सारे टाइप्स हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता का मूल्य निर्देशांक, बिल्कुल सही, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोग निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, थोक मूल्य निर्देशांक, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसी तरीके से है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सब जो है तीनों के तीनों यहाँ पर निर्देशांक के प्रकार ही हैं, तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 24 क्या कह रहा है। 24वें क्वेश्चन में कह रहा है कि वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, यानी कि अ ग्राफ ऑफ अ कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज। तो देखो यहाँ पर हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको क्या भाई, 24 का हमारा सही जवाब होना चाहिए तोरण, ऑप्शन पहला होना चाहिए। ठीक है, औगिव चित्र बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तोरण चित्र से ही हम लोग जो है संचयी आवृत्ति को दर्शाते हैं या फिर समझते हैं। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चन संख्या 25 पर, यानी कि सेक्शन ए का
ये आखिरी क्वेश्चन है समझो तो, और उसके बाद सेक्शन बी के सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्या 25वें नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, यानी कि वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। देखो ISI आप इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका लोगो देख लो इस प्रकार से होता है, ठीक है। लोगो कैसा होता है इसका, इस प्रकार से लिखा होता है। हम इसको खुद ही ड्रॉ कर देते हैं एक बार, देखो I, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहता है S। आप लोग कमेंट में करके बताना कि इस तरह का सिंबल आपने कहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कि इस तरह का जो है ना आपने सिंबल कहीं देखा हुआ है या नहीं, हमें ज़रूर बताना कमेंट में करके, ठीक है। कमेंट में करके ज़रूर बताना कि इस तरह का जो है आपने कहीं लोगो देखा हुआ है या नहीं। देखा होगा, निश्चित तौर पर देखा होगा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, बट आपने कहाँ देखा है ज़रूर बताना। इसी को कह रहे हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसके संस्थापक थे PC महालनोबिस, ठीक है। नाम क्या है, PC महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस, ठीक है। ये सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी के जनक भी माने जाते हैं PC महालनोबिस, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी के जनक भी माने जाते हैं और ये संस्थापक भी हैं किसके, ISI के, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, जहाँ पर रिसर्च वर्क चलता है। और ये कहाँ पर स्थापित है, तो ध्यान रखिएगा ये कलकत्ता में स्थापित है। और ये जो PC महालनोबिस की हम बात कर रहे हैं, ये भी कलकत्ता के ही रहने वाले थे, इन्होंने ही सुझाव वो दिया हुआ था। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, सांख्यिकी के अच्छे खासे जानकार हैं और इनको सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है भारत के अंदर। तो आइए अब हम लोग जो है सेक्शन बी पर बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर भी टोटल जो है क्वेश्चन 25 हैं और यहाँ पर जितने भी प्रश्न डाले हुए हैं सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 26 से शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से नगद फसल कौन है, यानी कि कैश क्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो कपास को बोलते हैं। भाई ध्यान रखना, कपास को हम नगदी फसल कहते हैं या फिर नगद फसल कहते हैं। बाकी जो धान है यानी कि पैडी, तो धान हमारा क्या होता है, तो खरीफ फसल होता है। इसी तरीके से गेहूं रवि फसल होता है, तो गेहूं रवि फसल है और धान क्या है, खरीफ फसल है। लेकिन कपास क्या है, तो नगदी फसल है। क्लियर हो गया यहाँ से। अगला देखो क्वेश्चन संख्या 27 क्या कह रहा है कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए IBRD जो है ना उस समय जो है स्थापित किया गया जिस समय हम समझ सकते हैं वर्ल्ड वार 2 की वजह से अर्थव्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हुई और उसे फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए एक बड़े तौर पर दीर्घकालीन जो है वो साख जुटाना जरूरी था, खास करके विकासशील देशों के लिए, जो कि अपने देश को जो है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हुए देख रहे थे, लेकिन उसको ठीक करना बहुत जरूरी था। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद, ठीक है, 1939 के बाद 1945 में आप कह सकते हैं कि IBRD का स्थापना किया गया था, ठीक है। और साथ में जो है वो IMF का भी स्थापना हुआ था उस टाइम, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो IBRD जो है दीर्घकालीन लोन जो है वो उन देशों को जो है वो प्रदान करता है जो देश अल्प विकसित हैं या विकासशील देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हुई थी वर्ल्ड वार 2 के टाइम में। अभी तो ये बैंक जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, विस्तार हुआ है, क्योंकि अब ना सिर्फ जो है वो विकासशील देशों को बल्कि उन देशों को भी लोन प्रोवाइड करता है जो कि देश और भी कुछ नया चीज़ अपने देश के अंदर में करना चाहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ही जो है वो मेन मकसद है IBRD का। तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों यानी कि इक्विटी शेयर्स को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, मतलब कि द प्रोसेस व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब कि PSU को क्या करती है गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट हाथों में सौंप देती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। तो इस तरीके से कब करती है गवर्नमेंट, जब सरकार को लिक्विडिटी चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है कैश के रूप में, तो ऐसा जो है करना क्या कहलाता है, यही कह रहा है। तो ये प्रोसेस को हम लोग जानते हैं विनिवेश के नाम से, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक है, यानी कि सरकार की जो परिसंपत्ति है उसको सरकार ने बेचा
बेचा और बेच करके सरकार ने यहाँ पर पैसे प्राप्त किए हैं, तो इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि विनिवेश कहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन संख्या 29 क्या कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, यानी कि द प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव पूंजी निर्माण के लिए ना बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या अगर हो रही है किसी देश में, बहुत तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहां पर कई तरह की समस्याएं धीरे धीरे करके उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि हमारे जो मूल संसाधन हैं वो हमारे ज़्यादा बढ़ने वाले तो है नहीं, वो लिमिटेड है, और बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, यानी कि जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो उन संसाधनों के ऊपर में भार बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, तो सबकी इच्छाएं, सबकी जरूरतें ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जब अपना देश में इंसान पढ़ा लिखा, अपने देश में पैदा हुआ, यहाँ का खाया अनाज, यहाँ पर पढ़ा, और फिर जो है वो रोजगार प्राप्ति के लिए दूसरे देश में चला गया और वहाँ पर जो है वो परमानेंटली फिर सेटल हो गया, तो अपना जो देश का एक अच्छा माइंड सेटअप बना हुआ था इंसान का, वो जाकर के दूसरे देश में अब काम कर रहा है, तो अपने देश का तो रहा नहीं वो अब। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ब्रेन ड्रेन भी जो हो यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। हमारे यहाँ का वो डॉक्टर था, मान लो हमारे यहाँ का इंजीनियर था, तो हमारे यहाँ रहता, तो हमारे यहाँ के लोगों को वो सेवाएं दे पाता, लेकिन अब जो है विदेशी व्यक्तियों को सेवाएं देगा वो। तो इसलिए यहाँ का जो ब्रेन था वो ड्रेन कर गया। जैसे ड्रोन कैमरा उड़ता है वैसे ही यहाँ पर ब्रेन उड़ गया, है ना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी जो है मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, और ब्रेन ड्रेन जो शब्द है मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पर देखो सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षा का निम्न स्तर, बिल्कुल लो एकेडमिक लेवल अगर रहेगा बना हुआ, तो यानी कि शिक्षा का निम्न स्तर रहेगा तो चीज़ों की जानकारी अच्छी नहीं रहेगी, और इस ढंग से हम अच्छे मानवीय संसाधन कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा की और स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, साथ साथ में प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर कह रहा था कि कौन सी बाधा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सब के सब सही जवाब हो जाएंगे। आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन और शिक्षा का निम्न स्तर जो है मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन संख्या 30 क्या कह रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, यानी कि देखो यहाँ पर कन्वेंशनल जो है सोर्स कौन सा होगा एनर्जी का, तो यहाँ पर दोनों होगा, वाणिज्य सोर्स भी होगा और आप कह सकते हैं गैर वाणिज्य भी होगा, दोनों, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्स। ठीक है, दोनों होते हैं यहाँ पर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अगला क्वेश्चन यहीं पर है, देख लेते हैं 31 क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा जो कर यानी कि टैक्स व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, तो ये तो प्रत्यक्ष कर हो गया, है ना, पहला ऑप्शन, यानी कि अ टैक्स लिविड ऑन इंडिविजुअल्स इनकम बाय गवर्नमेंट इज नॉन एज, तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है व्यक्तियों की आमदनी पर, तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और देखो प्रत्यक्ष कर का दो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, उपहार कर भी जो है वो ध्यान रखना प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है, और संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखना, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछता है आप लोगों से, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि भारत के अंदर में 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 32 पर। 32वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, मतलब विच ऑफ दिस इंडस्ट्रीज कम्स अंडर अ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर कौन आएगा ये बताइए। तो हस्तकरघा आएगा, हैंडलूम्स आएगा। ठीक है, इसमें जो है वो बाकी जो यहाँ पर दिए हुए जहाज नहीं, ये सब बड़े उद्योग हैं, और हस्तकरघा क्या है, एक छोटा उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग के अंदर आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 33, और 33वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा का संबंध है, मतलब पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू। तो देखो गरीबी दो तरह का होता है, सापेक्ष गरीबी, ठीक है, सापेक्ष निर्धनता यानी कि, और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, दो तरह की गरीबी होती है। हकीकत जो गरीब होते हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, मतलब निरपेक्ष गरीबी इसको कहेंगे। ठीक है, जो कि सरकार इन्हीं के लिए वैसे भी ये मानक को तय करती है, जिसको हम गरीबी रेखा कहते हैं, पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर देखना क्वेश्चन संख्या 34 क्या कह रहा है कि कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत हैं। देखो जब भी किसानों को, है ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए खास करके अगर मान लो कि लोन की व्यवस्था करनी हो, तो उसके लिए दो सोर्स हमारे पास होते हैं, दो स्रोत होता है, एक होता है संस्थागत स्रोत और दूसरा गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत स्रोत यहाँ पर कह रहा है यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होगा, जहाँ से व्यक्ति आसानी से पूंजी अपना जुटा सकता है। उसके लिए दो सोर्स होते हैं, बैंकों से भी लोन ले सकते हैं हम लोग, और सेठ साहूकार महाजन या फिर अपने जो है सगे संबंधियों से भी हम ले सकते हैं पैसा।
तो संस्थागत जो होता है वो है आपका नाबार्ड, ठीक है, और यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक जिसको आरआरबी भी कहते हैं, क्षेत्रीय बैंक कह सकते हैं, रीजनल बैंक कह सकते हैं, और व्यावसायिक बैंक भी आपका क्या है, तो ये भी आपका संस्थागत स्रोत है। लेकिन जो महाजन है या फिर जो व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी या फिर जो है वो अपने सगे संबंधी है, इन लोगों से अगर हम जो है पैसे ले रहे हैं, ठीक है, कृषि कार्यों के लिए, तो ये कहलाएगा गैर संस्थागत स्रोत। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा महाजन। महाजन क्या है, ये कृषि साख के लिए गैर संस्थागत स्रोत के रूप में है। इसी प्रकार से सगे संबंधी भी गैर संस्थागत स्रोत में आएंगे। बाकी जितने भी बैंक या जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहाँ से किसानों को आसानी से लोन मिल जाता है, वो सब होते हैं कौन सा, संस्थागत स्रोत। ध्यान रखना कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या कह रहे हैं, NA का मतलब है नेशनल, B का मतलब है बैंक, A का मतलब है एग्रीकल्चर, R का मतलब है रूरल एंड D का मतलब है डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड जिसकी स्थापना 12 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, 12 जुलाई को हुआ था 1982 में। पूछेगा ये चीज़, ठीक है, कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड का स्थापना। और ये पूरे देश के लिए ना सबसे बड़ा बैंक है जो कि ग्रामीण और कह सकते हैं कृषि के लिए विशेष तौर पर साख की व्यवस्था करता है। और जितने भी छोटे छोटे जैसे बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है, उन सबको ये रीफाइनेंस करने का काम करता है। ये नाबार्ड का ही काम है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले यहाँ पर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 35 में कह रहा है कि आधारिक संरचना यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, बताइए। व्हाट आर द टू कैटेगरीज इनटू विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड। किस रूप में दो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, सामाजिक और आर्थिक। कहाँ पर है, सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन डी में है, यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 36 पर। 36वें क्वेश्चन में ये तो देखो लग रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर CFC, हालांकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। ये चूँकि हम लोग जैविक कृषि और हम लोग वगैरह पढ़ते हैं ना, हरित क्रांति वगैरह, तो वहाँ का सवाल है। ये कह रहा है CFC का पूर्ण रूप है, तो CFC का जो है ना पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ पर है, ऑप्शन में देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग जो है ना 12th में जब रहते थे, 11th में जब रहते थे, तो केमिस्ट्री में पढ़ते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए ये ध्यान से एक चीज़ रख लेना यहाँ पर दिमाग में, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और इसी के उत्सर्जन होने से हम समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी कि भूताप बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्रीन हाउस गैस यही है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे हैं, जैसे CO2 को भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, N2O को भी ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, मीथेन CH4 जिसको कहते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 पर आ चुके हैं। कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, देखो ये आखिरी पंचवर्षीय योजना रहा। योजना आयोग ने जो सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना तैयार किया वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब आपको पता होगा, ठीक है, कि 12th 5 ईयर प्लान जो है वो इसका ड्यूरेशन कब से कब तक रहा, तो 2012 से 2017। याद रखना बहुत आसान है, 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो 12वीं पूछा तो 2012 से ही शुरू हो रहा है, और 5 साल जोड़ दो, चूंकि पंचवर्षीय योजना है, तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रहा। और ये ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग द्वारा अल्पकालिक योजना के रूप में तैयार किया गया ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है, चूंकि अब योजना आयोग के स्थान पर 2015 से ही हम लोग नीति आयोग को जानते हैं, जो कि दीर्घकालिक अब योजनाएं तैयार करता है भारत के अंदर। तो पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक आखिरी बार रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब आते हैं यहाँ पर 38 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कृषि साख के साधन हैं, यानी कि द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर। देखो यहाँ पर किसान अपनी जो है ना खेती बाड़ी के लिए कहाँ से जो है पैसे जुटा सकते हैं, भूमि के मालिकों से, लैंडलॉर्ड जिसको कहते हैं, व्यावसायिक बैंक से यानी कि कमर्शियल बैंकों से, हम लोग जहाँ अपना खाता खुलवाते हैं कमर्शियल बैंक ही तो होता है, उसके अलावा ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक जिसको कहते हैं। इनमें से सभी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 39 में क्या कह रहा है, 39 में कह रहा है कि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात खाली स्थान में अधिक है, मतलब कि द प्रोपोर्शनल ऑफ पीपल लिविंग बिलो
द पॉवर्टी लाइन इज मोर इन, अच्छा भारत में ज़्यादा है ना, ठीक है, भारत के अंदर में गरीबी सबसे ज़्यादा है इन सारे ऑप्शंस में से, चूँकि चीन, रसिया और यहाँ पर क्या दिया हुआ है USA, इन सब में से ज़्यादा भारत के अंदर में गरीबी ज़्यादा है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात ज़्यादा है भारत में, तो भारत ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 40 क्या कह रहा है, नवरत्न क्या है, नवरत्न क्या होता है भाई, निजी उपक्रम नहीं, ये होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेज की बात करते हैं हम लोग, तो ये नवरत्न में आता है, ठीक है, नवरत्न कंपनियां हम लोग जानते हैं। देखो 41 में क्या कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसको काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी है है ना, मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो काम तो करना चाहता है, कह रहा है कि व्हेन अ लेबर डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं प्राप्त कर पाया, है ना, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए, डिस्पाइट हिज विलिंगनेस टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो उतना ही पैसा चाहता है जितना वर्तमान में भी चलन में है, मतलब कि एक मजदूर को जितना मजदूरी मिल रही है उतना पर एक व्यक्ति भी काम चाहता है कि हमको भी उसी मजदूरी दर पर काम मिल जाए, लेकिन इसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार कहा जाएगा। तो बेरोजगारी का ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना, बहुत सटीक डेफिनेशन है ये। अब चलते हम लोग क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 42, और 42 में क्या कह रहा है, 42 में कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था, मतलब चिपको मूवमेंट जो किया गया था वो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, आपको पता है, ठीक है, शांतिपूर्ण से किया गया। तो चिपको आंदोलन में क्या होता था कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, खास करके महिलाएं, उसको जो है ना संरक्षण देना था, पेड़ों को संरक्षण देना था, क्योंकि लोग पेड़ काटना जो है शुरू कर देते हैं, तो उस स्थिति में जो है चिपको आंदोलन को शुरुआत किया गया था, और ये मुख्य रूप से हिमालय वाले क्षेत्र में यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चमोली जिला पड़ता है, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्या है यहाँ पर 43 में कि किस देश के आयात एवं निर्यात के, अच्छा किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंस है ना बिटवीन किसके, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना, किसी भी कंट्री के लिए हो तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं, ध्यान रखना, व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। चलिए अब यहाँ पर आ चुके हैं हम क्वेश्चन संख्या 44वें क्वेश्चन में क्या रहा है कि नरेगा में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है, मतलब फॉर हाउ मेनी डेज नरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है, तो 100 दिनों की, ठीक है। नरेगा का नाम अभी चेंज हो गया है, महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया है, मनरेगा हो गया है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब चेंज होकर के हो गया है ऐसा, पहले क्या नाम था, नरेगा, NREGA का मतलब क्या है, N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E का मतलब एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी, A का मतलब एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 दिनों की कार्य की गारंटी यहाँ पर देती है गवर्नमेंट। यहाँ पर देखो 45वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वन उन्मूलन का परिणाम है, मतलब डिफोरेस्टेशन जो वो होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, है ना, वायु प्रदूषण होगा, बिल्कुल सही, एयर पोल्यूशन तो बढ़ जाती है, फिर क्या होगा, जैव विविधता का क्षरण हो जाएगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, समझो तो धीरे धीरे, और इस प्रकार से भूमि का जो है अवनति भी होगी, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन होगा, भूमि कटाव होगा, है ना, भूमि की क्षति होगी कह सकते हैं। इनमें से सभी जवाब बिल्कुल सही है, तो वनों का संरक्षण देना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो 46 में क्या कह रहा है कि मानव पूंजी में सम्मिलित है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, देखो ह्यूमन कैपिटल कौन कहलाएंगे, मानव पूंजी वही कहलाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, मजदूर और उद्यमी दोनों, बिल्कुल, है ना, वर्कर्स भी और एंटरप्रेन्योर भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मानव पूंजी किसको कहते हैं, जो व्यक्ति स्वास्थ्य हो, जो शिक्षित हो, और कहीं ना कहीं देश के आर्थिक दृष्टि से देश के अंदर GDP में कह सकते हैं अपना योगदान देता हो या फिर कंट्रीब्यूशन करता हो। 47 में क्या कह रहा है कि SHG है, मतलब कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह कहते हैं, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर देखो 48 में क्या कह रहा है कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के खाली स्थान क्षेत्र में सम्मिलित होता है। निर्माण क्षेत्र का मतलब देखो, निर्माण और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है ये इंक्लूड किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और सेकेंडरी सेक्टर का ही दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसी का नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके अंदर दो चीज़ें हम लोग बात करते हैं, निर्माण क्षेत्र और दूसरा होता है विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर।
कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखने में थोड़ा भूल किया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या देख रहे हैं 49 में क्या करा है कि एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, यानी कि एन इंडेक्स फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज नॉन एज। देखो किसी भी देश के लिए मानव विकास को मापने वाला जो तकनीक है वो कई सारे हैं, कई सारे सूचकांक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, SDI है। SDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या कह रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखाएगा नहीं है स्पष्ट रूप से, तो रुको हम स्क्रीन पर ही लगा देते हैं। देखो इसको स्क्रीनशॉट अप कर लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, SDI का फुल फॉर्म यही है। सबसे पहले इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1990 में। इसकी रिपोर्ट जो है UNDP द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बाकी चीज़ें तो आप समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट आपने कर लिया है तो। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन संख्या हम 50 पर बात करते हैं। 50वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम जिसको हम PCI कहते हैं, हायर इन विच कंट्री, किस देश का ज़्यादा होगा बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इंडिया का, पाकिस्तान का, चाइना का, बांग्लादेश का, किसका होगा? सही जवाब बताइए क्वेश्चन संख्या 50 का क्या होगा, आप लोग कमेंट में बता देना। चूंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है और यहाँ से याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि ये प्रत्येक बार चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर सही जवाब अगर आप जानने की कोशिश करें हमसे तो हो जाएगा ऑप्शन में चाइना। आपके भी मन में चल रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो कंटेंट के साथ। जय हिंद।